सो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट्स। क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट ये चैप्टर है, ठीक है। और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप सभी का स्वागत है M2B यूट्यूब चैनल में। और शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट से चैप्टर की। सो बिफोर वी स्टार्ट, हम मैटर को 3 हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। लिक्विड्स आप पढ़ेंगे सॉल्यूशंस में, गैसेस आपने पढ़ रखा होगा 11th में, नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स क्या होता है? सॉलिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी डेफिनाइट शेप होती है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है और डेफिनाइट डेंसिटी होती है, जो रिजिड होते हैं। यस और नो? सॉलिड्स के अंदर आप जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से उनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, वो मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। यस और नो? ये बहुत ज़्यादा बेसिक बातें हैं, आपको सॉलिड्स के बारे में पता है। जो चीज़ें पता है वो हम पढ़ने नहीं आए हैं, जो चीज़ें नहीं पता है वो पढ़ने आए हैं। एब्सोल्युटली इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पता भी होगी, ठीक है। लेकिन बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस, हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ को कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉलिड्स को जो है हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। First one is amorphous and the second one is crystalline solid. Let us now understand the difference between amorphous solid and crystalline solid. Okay, so what are amorphous solids? Amorphous solids जो होते हैं उनके अंदर जो constituent particles हैं, amorphous solids के अंदर जो constituent particles होते हैं वो orderly arranged नहीं होते, ऑर्डरली अरेंज नहीं होते। वही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्डर होता है जिसे वो पार्टिकल्स फॉलो करते हैं और पूरे सॉलिड के अंदर वो ऑर्डर आपको दिखाई देता है। वही एमॉर्फस सॉलिड के अंदर आपको ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हो, अमॉर्फस सॉलिड को अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये मान लो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है बी और ए, जिससे कि सॉलिड्स बने हैं। क्रिस्टलाइन में अगर आप अच्छे से देखोगे तो एक ऑर्डर है, बी के बाद ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद फिर ए है, ए के बाद फिर बी है। पूरे एंटायर सॉलिड में आपको ये एक फिक्स्ड ऑर्डर फॉलो होता हुआ दिखेगा बाय दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो सॉलिड बनता है, ठीक है। सॉलिड बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन होता है। कलेक्शन किसका होता है? तो जिनके कलेक्शन से सॉलिड बनता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ही अगर आप अरेंज करते जाओगे, कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लीड्स टू द सॉलिड, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड क्या होता है भाई? कोई भी सॉलिड क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? किसी भी सॉलिड के अंदर कोई भी सॉलिड जिस चीज़ से बना होता है वही उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। जिस चीज़ से बना होता है, जिसे रिपीट करने पर आपको पूरा सॉलिड मिलेगा, वो चीज़ क्या हो जाती है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। यस और नो? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कंसिडर करिए आइस। आइस किससे बना है? H2O से, ठीक है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्रीगेट हुए हैं कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न में, तब जाके आपको आइस मिला है। यस और नो? तो अगर मैं पूछूं आइस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है तो आप कहोगे H2O मॉलिक्यूल, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से एग्रीगेट हुए हैं कि आपको आइस मिला है। उसी तरह NaCl क्रिस्टल के अंदर Na के आयंस और Cl के आयंस अरेंज होते हैं। एक Na आयन और Cl का जो आयन का जो एक यूनिट है वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन NaCl क्रिस्टल। उनको अगर आप वो एक फिक्स पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं जिससे कि आपको NaCl का क्रिस्टल मिलता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। वही अमॉर्फस सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ऑर्डर फिक्स नहीं होता। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरी बात आपको समझ में आनी है कि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर आपको ऐसा नहीं कि ज़रा भी ऑर्डर नहीं दिखेगा। कुछ जगह पे आपको लगेगा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, लेकिन एक शॉर्ट रेंज तक। अमॉर्फस सॉलिड आप कह सकते हो शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। डेट इज अरेंजमेंट रिपीट्स फॉर
शॉर्ट डिस्टेंस। वही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब पूरे क्रिस्टल के, पूरे सॉलिड के अंदर आपको वो अरेंजमेंट, आपको वो ऑर्डर फॉलो होता हुआ दिखेगा, फिर वही इमेज, फिर वही बात, फिर वही एक्सप्लेनेशन। आपको जैसे देख सकते हो, कहाँ दिखाऊँ मैं आपको, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अमॉर्फस सॉलिड्स में, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑर्डर फॉलो होता हुआ दिखेगा। बी है, बी के बाद ए है, ए के बाद बी है, फिर बी के बाद ए है, फिर ए के बाद वापस बी है। लेकिन वापस जैसे आप नीचे आओगे, ऑर्डर गायब। आपको यहाँ इस लाइन में, इस कॉलम में ऑर्डर फॉलो होता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके जस्ट बाजू वाले कॉलम में ऑर्डर गायब, ऑर्डर लापता हो गया। यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखेगा, यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखेगा, यहाँ पे ऑर्डर दिखेगा, यहाँ पे ऑर्डर दिखेगा, यहाँ पे ऑर्डर फॉलो होता हुआ दिखेगा, इस कॉलम में दिखेगा, थर्ड कॉलम में दिखेगा, फोर्थ कॉलम में दिखेगा, फिफ्थ कॉलम में। इतना ही नहीं, पूरे सॉलिड में आपको यही ऑर्डर दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यहाँ पे पूरे सॉलिड के अंदर जो है ऑर्डर फॉलो होता है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इस बी के बाद क्या आएगा, तो आप बता दोगे कि इस बी के बाद जो है ए आएगा, इस ए के बाद क्या आएगा, तो इस ए के बाद बी आएगा, इस बी के बाद क्या आएगा, तो इस बी के बाद ए आएगा, यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा, तो बी आएगा। यहाँ पे मैं आपको पूछूं इस बी के बाद क्या आएगा, तो आप क्या बताओगे? कुछ नहीं बता पाओगे, आपको ही पता नहीं है ना क्या आएगा, क्योंकि ऑर्डर ही फॉलो नहीं हुआ है। जहाँ पे अगर ऑर्डर फॉलो होता है अगर, तो हम बता सकते हैं ना भाई कि इसके बाद क्या आएगा, लेकिन जहाँ ऑर्डर ही नहीं फॉलो हो रहा है वहाँ आप क्या ही बता पाओगे कि इसके बाद क्या आएगा। तो अमॉर्फस सॉलिड के अंदर ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। आपको अगर दिख रहा है कि भाई ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही होगा, उसके बाद वो ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा, नहीं होगा एंटायर सॉलिड में ऑर्डर फॉलो। वही क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, पूरे सॉलिड के अंदर आपको वही ऑर्डर फॉलो होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या है, अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंडर मेल्ट होते हैं, मतलब उनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, और उनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी फिक्स्ड नहीं होती है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? हीट यूज टू ब्रेक द हीट यूज टू ब्रेक द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। जो दो पार्टिकल्स, एटम्स, कुछ भी कह लो, मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जो बॉन्ड है ना, उसे ब्रेक करने के लिए जो आपको हीट लगती है, उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपने पढ़ रखा है ना क्लास 10th में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बता रहा हूँ आप, मैं वापस आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, क्या होता है देखिए, अमॉर्फस सॉलिड की जब हम बात करते हैं, सो ग्राफ, अगर मैं आपको ग्राफ से समझाना चाहूँ तो पहले आपको मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का बता दूँ, फिर अमॉर्फस का बताता हूँ। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है? इट हैज़ अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। थ्रू ग्राफ आपको समझाना अगर मैं चाहूँ तो, जैसे मान लो दिस साइड वी हैव टेम्परेचर T, ठीक है, एंड दिस साइड टाइम, ठीक है, ये साइड आपकी टाइम की है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मान लो टेम्परेचर इंक्रीज़ करना, तो यहाँ पे कोई सॉलिड है मेरा, लेट मी चेंज द कलर, ये आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, शायद कुछ हद तक दिख भी रहा होगा, या दिस इज ओके, सॉलिड। तो एक टेम्परेचर पे जाकर के सॉलिड जो है आपका लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मान लो ये वो टेम्परेचर है, यहाँ पे ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे फिर इसके बाद वो लिक्विड में होगा पूरी तरह से, यस और नो? यहाँ पे बताइए, सॉलिड और लिक्विड दोनों होंगे ना, सॉलिड प्लस लिक्विड। और यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा, ज़ीरो, कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के अंदर। आप हीट तो देते जा रहे हो लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इस्तेमाल, या जो हीट है वो यूज़ हो रही है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन मिलेगा कि भाई इतना हीट लगा है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। आपको सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा एक फिक्स टेम्परेचर पे, उसके आगे आपको लिक्विड दिखेगा, यस और नो? लेकिन जब हम बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड की, अच्छा ये तो इसका था हीटिंग कर्व, ठीक है, ये हीटिंग कर्व था। कूलिंग कर्व भी आप इसी तरह बना सकते हो। अगर कूलिंग कर्व बनाना चाहो तो जस्ट अ मिनट, कूलिंग कर्व कैसा बनेगा?
कूलिंग कर्व भी कुछ ऐसा ही बनेगा, दिस साइड टेम्परेचर, दिस साइड टाइम टी। कूलिंग कर्व ऐसे ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे ऐसे। हियर इट विल बी लिक्विड, इस टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगा भाई, सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और यहाँ पे ओनली सॉलिड। यहाँ पे वापस टेम्परेचर टी जो है वो कांस्टेंट होगा, कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि जो हीट है वो बॉन्ड हीट जो है आपकी वो इस्तेमाल होगी बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, यस और नो, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन जब हम बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड की, तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा? इनका ग्राफ कैसे बनेगा? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड। इनका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखिए। गंदी हैंडराइटिंग के लिए एब्सोल्युटली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। एक मिनट यार, दिस इज़ योर टेम्परेचर टी, दिस इज़ योर टाइम, टाइम के लिए छोटा टी, टेम्परेचर के लिए बड़ा टी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेल्ट एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर से होगा। मान लो यहाँ से मेल्टिंग चालू हुई तो यहाँ तक ये मेल्ट होता ही जाएगा, आपको कोई फिक्स टेम्परेचर पता ही नहीं कि भाई ये कहाँ से या कितने फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो रहा है। यहाँ से मेल्टिंग शुरू हुई, ये पूरे तक ये मेल्ट ही हो रहा है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होगा। आपको यहाँ पे फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन आपको मिलेगा ही नहीं, फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है। ये हीटिंग कर्व है। कूलिंग कर्व कैसा होगा इसका? कूलिंग कर्व कुछ ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये इस तरह से आएगा। ठीक है, यस और नो? तो ये था हीटिंग कर्व, ये था कूलिंग कर्व। ओके, तो आई होप आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला डिफरेंस तो हमने ये पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अमॉर्फस सॉलिड में ऑर्डरली अरेंज नहीं होते, वही क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। दूसरी चीज़ हमने देखी, दूसरा डिफरेंस देखा कि अमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट जो है वो एक छोटे से डिस्टेंस तक रिपीट होती है, उसके बाद आपको ऑर्डर ब्रेक होता हुआ दिखेगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब पूरे सॉलिड के अंदर आपको वही ऑर्डर, वही अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। तीसरा डिफरेंस हमने देखा, अमॉर्फस सॉलिड जो है मेल्ट होते हैं एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर, उनके पास फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। वही क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनके पास हीट ऑफ फ्यूजन होती है। यहाँ पे भी ग्राफ है, आप अच्छी तरह से देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, यस और नो? आगे बढ़ें। ये मैंने आपको ग्राफ जो है बना के बताए हैं, सो आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, नाउ अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं उन्हें सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल लिक्विड्स भी कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। तो आपको कहीं पे भी पूछा है कि ट्रू सॉलिड्स किसे कहते हैं, तो आप कहोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। वही अमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड्स कहा जाता है और सुपर कूल लिक्विड्स भी कहा जाता है। अच्छा, सुपर कूल लिक्विड्स कहने के पीछे का क्या लॉजिक है, अंडरस्टैंड करिए, समझिए इसे भी, इस बात को भी। देखिए, सुपर कूल लिक्विड्स हम इसे क्यों कहते हैं? आपने देखी होगी, आप जब भी ग्लास वास फिट करते हैं, कांच, सॉरी नो, तो जब आप नया नया फिट करते हैं कांच को, तो मान लो यहाँ की जो थिकनेस है, ऊपर की जो थिकनेस है और नीचे की जो थिकनेस है वो सेम होती है। एक मिनट यार, पूरी कांच चली गई। जस्ट अ सेकेंड। ऊपर की थिकनेस और नीचे की थिकनेस मान लो सेम है, मान लो ना, अभी नहीं दिख रही है, ठीक है, मान लो, अभी क्या जाता है मानने में। 1 mm है, 1 mm है ये, और ये भी कितनी है, 1 mm। हाँ, लेकिन जैसे ही आपका जो समय है वो आगे बढ़ेगा, समय का चक्र जैसे ही घूमेगा, जैसे ही 15 से 20 साल हो जाएंगे, 15 to 20 ईयर्स लेटर, आप फिर आना और फिर इस कांच को देखना, इसी कांच को देखना, ठीक है। आपको पता चलेगा कि नीचे की थिकनेस ऊपर की थिकनेस के मुताबिक बढ़ गई है। ऊपर अब 1.11, अच्छा क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 mm नहीं रहा और नीचे भी 1 mm नहीं रहा है। ऊपर की थिकनेस कम हो गई है, मान लो 0.98 mm हो गई है,
और नीचे की अब जो थिकनेस है मान लो हो गई है 1.05 mm। नीचे की थिकनेस बढ़ गई ऊपर से, क्यों? क्योंकि ग्लास की ये प्रॉपर्टी होती है, वो धीरे धीरे समय के साथ नीचे फ्लो करता है, इसलिए इन्हें सुपर कूल लिक्विड्स कहते हैं। एकदम एकदम समय के साथ फ्लो करता है, एकदम ऐसा फटाक से फ्लो नहीं करता। सुपर कूल लिक्विड्स इसलिए कहा जाता है। समझ में आ रहा है? ऐसा भी नहीं होता है कि पूरी तरह से फ्लो कर जाता है, ऊपर पूरा टूट फिर जाता है बाद में, एकदम पतला नहीं होता है, थोड़ा सा फ्लो करता है। आपको दिखेगा कि चेंज होगा, भले ही वो माइन्यूट हो, कम हो, लेकिन होता तो है ना। सो इसलिए इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है अमॉर्फस सॉलिड को, क्योंकि उनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो सुपर कूल्ड लिक्विड्स दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो स्लोली ओवर अ टाइम। ऐसा कि नहीं फटाक से, झटके में नहीं होता है, चीज़ें समय के साथ होती है, आराम आराम से होती है। ठीक है, अगली चीज़, अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक, वही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपी एनाइसोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो ये बातें आपको समझेंगी, अगर नहीं आता है तो भी आपको समझेंगी, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आइसोट्रॉपी एनाइसोट्रॉपी होता क्या है। आइसो का मतलब होता है सेम, केमिस्ट्री में हम आइसो को सेम कहते हैं, ठीक है, मतलब सेम होता है। आइसो का मतलब सेम होता है। तो आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, मान लो कोई एक सॉलिड है, इस डायरेक्शन में चले जाओ और एक इस डायरेक्शन में चले जाओ, ओ ए, इसे मान लो ओ बी। तो ओ ए और ओ बी इन दो डायरेक्शन में जाने पर अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेम आ रही है तो ऐसे सॉलिड को हम कहेंगे आइसोट्रॉपिक सॉलिड। यस और नो? दो अलग अलग डायरेक्शन पे जाने पर अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेम आ रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, अरे बोलो यस और नो? तो अगर इन जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेम आ रही है एक सॉलिड के अंदर दो अलग अलग डायरेक्शन पे जाने पर, तो ऐसे सॉलिड को हम कहेंगे आइसोट्रॉपिक सॉलिड। तो एनाइसोट्रॉपिक क्या होगा बताओ रे ज़रा, व्हाट विल बी एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड? एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड का मतलब होगा दो अलग अलग डायरेक्शन पे जाने पर अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अलग अलग आ रही हो, सेम नहीं आ रही हो, तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहेंगे एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड्स हमारे आइसोट्रॉपिक होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो आइसोट्रॉपिक का क्या होता है, व्हेन मूविंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, जब हम दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, जब हम दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर, किसी भी सॉलिड के अंदर जब हम दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, तो उन दो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सेम है, तो हम उसे कहेंगे आइसोट्रॉपिक सॉलिड। यस और नो? चेंज नहीं हो रही है तो हम उसे कहेंगे आइसोट्रॉपिक सॉलिड। वही अगर किसी सॉलिड के अंदर दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर डिफरेंट आ रही है, तो हम उसे कहेंगे एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड। अंग्रेजी में जिन्हें लिखना है वो अंग्रेजी में लिखे। व्हेन मूविंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शन विद इन द सॉलिड, if values of physical property such as refractive index, resistance, thermal conductance does not change, then such solids are called isotropic solids. And when it comes to an isotropic solid, what will we say? When moving into different directions within the solid, if the values of physical property is different, then such solids are termed as anisotropic solids. Examples आपके सामने हैं, अमॉर्फस में ग्लास, रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट ग्लास एक्सेट्रा, और क्रिस्टलाइन में FeCu, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज। अच्छा, यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि क्वार्ट्ज भी आपका अमॉर्फस होता है। अगर आपको ऑप्शन में आ गया FeCu, डायमंड और क्वार्ट्ज, तो आप क्वार्ट्ज को सिलेक्ट करोगे फॉर अमॉर्फस। सुनो, वापस सुनो। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड, और आपको ऑप्शन दे रखा है FeCu, डायमंड और क्वार्ट्ज, तो आप क्वार्ट्ज को सिलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आपको क्वार्ट ग्लास ऑप्शन में दे रखा है, क्वार्ट्ज भी दे रखा है, क्वार्ट ग्लास भी दे रखा है, तो आप क्वार्ट ग्लास को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे तो क्वार्ट ग्लास अमॉर्फस होता है। तो समझ में आया क्या? अगर सिर्फ क्वार्ट्ज दिया है, क्वार्ट्ज ग्लास नहीं दिया है, तो आप क्वार्ट्ज सिलेक्ट करोगे फॉर अमॉर्फस, लेकिन अगर क्वार्ट ग्लास दिया है तो आप उसके पीछे जाओगे।
बोलो, बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो? ओके, ठीक है, ठीक है। अभी अभी आपको एक बात समझानी रह गई। मैंने तो अभी आपको यही बताया ना कि आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी क्या होती है। तो अब एमॉर्फस सॉलिड्स कैसे आइसोट्रोपिक होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे एनाइसोट्रोपिक होते हैं, ये तो समझ लीजिए। ऐसा ही नहीं क्यों कहा जाता है। आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक क्या होता है ये आपने समझ लिया ना। आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी क्या होती है? आइसोट्रोपी मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में किसी एक सॉलिड के अंदर दो अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो वो आइसोट्रोपिक होते हैं। दो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? एनिसोट्रोपिक सॉलिड। कैसे अमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक होते हैं और कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रोपिक होते हैं, आओ चलो इस बात को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको काली स्क्रीन पर आना पड़ेगा, जो कि ये है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको समझाना आसान होगा। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट। ये है आपका अमॉर्फस, आप देख के सकते हैं, लिखने की ज़रूरत तो है नहीं यार, फुकट में जगह जाएगी। ये है क्रिस्टलाइन, ठीक है। दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दिस इज अमॉर्फस। अभी आप जैसे देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आप एक मान लो इस लाइन पे जाओ, ये एक लाइन कंसिडर कर लो और एक ये कंसिडर कर लो। दोनों दो डायरेक्शन आपने इस सॉलिड के अंदर कंसिडर कर लिए, दो अलग अलग डायरेक्शन आपने ले लिए। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट देखोगे तो अलग है। यहाँ पे ए बी अरेंजमेंट है, यहाँ पे ए बी अरेंजमेंट है, यहाँ पे सिर्फ ए अरेंजमेंट है। अगर मैं आपको पूछूँ इस वाले अरेंजमेंट में इस वाले ए के बाद आगे क्या आएगा तो आप बताओगे ए ही आएगा, उसके आगे भी ए आएगा, उसके आगे भी आएगा। आपको पता है क्योंकि ऑर्डर फिक्स्ड है, अरेंजमेंट फिक्स्ड है। यहाँ पे पूछूँ तो इसके बाद ए आएगा, बी आएगा। तो यहाँ पे अरेंजमेंट क्योंकि अलग अलग है, गया अमॉर्फस भी गया और क्रिस्टलाइन भी गया, जाने दो। ये ए है माने अमॉर्फस, ये सी है माने क्रिस्टलाइन, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अरेंजमेंट अलग है, यहाँ पे अरेंजमेंट अलग है, तो जाहिर सी बात है अरेंजमेंट अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी अलग लगेगी, यस और नो? तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं क्या है? एनाइसोट्रोपिक। किसे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एनाइसोट्रोपिक क्यों कहते हैं? क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट अलग अलग होती है, जिस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी अलग आती है। इस वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कहते हैं एनाइसोट्रोपिक। समझा क्या? यस और नो? तो हम अमॉर्फस को आइसोट्रोपिक क्यों कहते हैं? समझो इस बात को, समझो इस बात को, अच्छे से समझो, अच्छे से समझना। हमने ये एक लाइन मान ली, कोई भी लाइन मान सकते हो यार, मैं तो इसे मान रहा हूँ, और एक ये लाइन मान ली, दो अलग अलग डायरेक्शन मान ले मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बी है, फिर ए है, यहाँ पे बी ए है, फिर बी है। आपको तो पता ही नहीं ना क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, ये तो कुछ भी आ सकता है। अब इस वाले बी के बाद भी कुछ भी आ सकता है, इस वाले ए के बाद भी कुछ भी आ सकता है, हमें कुछ पता नहीं है कौन किसके बाद क्या आएगा, ये सर ना, हमें तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, एकदम रैंडम वे में अरेंज्ड है, दोनों डायरेक्शन में अरेंजमेंट एकदम रैंडम है, पता ही नहीं, जब हमें पता ही नहीं कि भाई इस तरफ क्या आएगा, इस बी के बाद और इस ए के बाद क्या आएगा, जब हमें पता ही नहीं है तो हम इसे क्या मान लेते पता है? हम इस अरेंजमेंट को अज्यूम कर लेते हैं कि ये सेम है, दोनों भी डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि अरेंजमेंट क्या है? सेम है, ये सर अरेंजमेंट हम सेम मान लेते हैं। जब पता ही नहीं भाई इसके बाद क्या आएगा और इसके बाद क्या आएगा, पता ही नहीं है, तो अब क्या ही बता सकते हैं, इसलिए हम सेम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ पे अच्छा मैं क्रिस्टलाइन की बात कर रहा हूँ, इस वाले डायरेक्शन में और इस वाले डायरेक्शन में, आपको पता है दोनों अलग अलग हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अलग अलग आएगी और इसलिए ये एनाइसोट्रोपिक हो जाते हैं। जब आपको यहाँ पता है, लेकिन अमॉर्फस में तो आपको पता ही नहीं है ना, यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा, यहाँ पे बी के बाद क्या आएगा, तो रैंडम वे में अरेंज है, इसलिए हम डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं? सेम मान लेते हैं। और अगर डायरेक्शन अरेंजमेंट को क्या मान लेते हैं? सेम। अरेंजमेंट अगर सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी सेम आएगी। इस वजह से अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं आइसोट्रोपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एनाइसोट्रोपिक। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा है मगर समझना ज़रूरी है। एक और बार मैं बता रहा हूँ, अच्छे सुनिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्योंकि दो डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, जिस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डिफरेंट होती है, जिस वजह से
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड्स कहते हैं। वही अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर दो अलग अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट रैंडम होती है, जिन्हें हम सेम अज्यूम कर लेते हैं, सेम मान लेते हैं कि अरेंजमेंट सेम है दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि पता ही नहीं भाई किसके बाद क्या आएगा, एकदम रैंडमली अरेंज्ड है, इस वजह से दोनों को सेम मान लेते हैं। और अगर अरेंजमेंट सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। क्या बात समझ में आई? देखिए समझना होगा, और ये थियरी है, आपको लिखना भी होगा। ऐसे ही अगर आप देख रहे हो लेक्चर तो समझ में नहीं आएगा, समझ में आ भी जाएगा लेकिन कुछ देर बाद वो दिमाग से चला जाएगा। तो दिमाग में अगर आपको परमानेंटली बिठाना है तो आपको लिखना भी पड़ेगा। अगर सिर्फ आपको सुनना है तो सुनिए, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको याद नहीं रहेगा ना, आपको मेमोरी में वो लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं होगा जब तक आप लिखोगे नहीं। सिर्फ ऐसे ही मत बैठे रहो, मत देखो, सिर्फ ऐसे ही लिखो भी साथ में, क्योंकि ये थियोरी है और स्टार्टिंग पार्ट थियोरी है इसमें। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? ओके, नाउ आगे चल के बात करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पर कुछ इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद था। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला आयोनिक, दूसरा मेटालिक, तीसरा कोवेलेंट। अच्छा, कोवेलेंट को नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, कुछ किताबों में दिया रहता है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नेटवर्क सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स दोनों के मतलब एक ही है। और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। समझी बात आपको? तो चलिए बात करते हैं, एक एक को पकड़ते हैं और एक एक को निपटाते हैं, ठीक है। आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाँ, तो आयोनिक सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? बड़े अच्छे से नाम से समझ में आता है। व्हेन इट कम्स टू आयोनिक सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस ही होंगे। NaCl, MgCl2, MgO, Na का प्लस, Cl का माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस आयंस होंगे। एग्जाम्पल्स हैं ये, बाकी के जो ये जो इस तरफ हैं ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। आप जैसे देख सकते हो ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गया और ये एग्जाम्पल्स फिर गया। रुक जा यार, अरे यार हाँ, कैसे जाएगा ना ये, एक मिनट। तो हाँ, ये आपका एग्जाम्पल्स है इस तरफ और ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इस तरफ, ठीक है। तो क्योंकि अब मुझे लिखना पड़ेगा तो वो ऊपर का हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आयंस की बात करेंगे, आयोनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके आयंस ही होंगे, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मेटालिक सॉलिड्स की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके नो डाउट मेटल होंगे, जिंक, आयरन, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करेंगे तो एटम्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका एक्सेट्रा। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, प्योर कार्बन, जैसे डायमंड में प्योर कार्बन होता है। कैसे होती है रे अरेंजमेंट डायमंड में कार्बन की, कैसे होती है? अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग। ये ऊपर एक कार्बन होता है, फिर ऐसे ऐसे होता है ना शायद, फिर इस तरफ एक होता है, फिर यहाँ पे एक होता है, फिर यहाँ पे एक होता है, फिर इस कार्बन के साथ भी ऐसे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। ऐसा ये लंबा चलता रहता है, मतलब नो लिमिट, इट हैज़ नो लिमिट, चलता जाता है, बहुत लंबा अरेंजमेंट होता है। तो ऐसा ही कुछ चलता जाता है, तो ऐसा आपका डायमंड बनता है जी, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा है तो ठीक है, तो समझ जाइए आप। तो कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये आपके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम आगे चल करके 3 हिस्सों में और डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा आपका आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शायद PPT में आगे हो ना हो, पता नहीं मुझे। उसके बाद आता है आपका पोलर सॉलिड्स, उसके बाद आता है नॉन पोलर, ठीक है। गंदी हैंडराइटिंग है, समझ लेना, ओके। तो अभी देखना पड़ेगा मुझे, आगे है नहीं है, 1 मिनट। तो आपको क्या समझ में आ गया? आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, आयन है, एग्जांपल आपके सामने। मेटालिक सॉलिड में मेटल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एग्जांपल आपके सामने। देखिए, जहाँ पे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ज़्यादा समय हम नहीं देंगे, जहाँ देने की ज़रूरत है वही देंगे। कोवेलेंट सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम होते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल आपके सामने। मॉलिक्यूलर सॉलिड को आगे चल करके 2 हिस्सों में और डिवाइड करा जाता है, 3 हिस्सों में डिवाइड करा जाता है, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद पोलर सॉलिड्स और नॉन पोलर सॉलिड्स। है क्या वो आगे? बिल्कुल है। अरे कहाँ इतना आगे चल गए, पीछे ही। हाँ, तब तक कुछ लोगों ने आगे का टॉपिक देख के हेडिंग भी डाल दी होगी। अच्छा, आगे लैटिस है, ओहो।
हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स जैसे कि आइस है ना, पीछे आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड में एग्जांपल लिखा था ना, तो आइस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। क्यों? क्योंकि आइस इज व्हाट, कैसे बनता है भाई आइस? H2O के मॉलिक्यूल्स, कुछ अलग कलर करता हूँ यार, कई हरा हरा हरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना इनके बीच में यार, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए इन्हें कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। ठीक है, कुछ ऐसे होता है यार ये आइस में, तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। आइस इज अ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, इट इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। पोलर सॉलिड की बात करें तो पोलर सॉलिड का एग्जाम्पल आपने सॉलिड SO2 इज एग्जाम्पल ऑफ पोलर सॉलिड। ठीक है, पोलर सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड SO2। सॉलिड SO2 जो है आपका पोलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। फिर आपका HCl भी है जी, HCl को भी आप कंसिडर कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, पोलर सॉलिड। ठीक है ना, HCl इज एग्जाम्पल ऑफ पोलर सॉलिड। पोल्स बनते हैं ना जिसमें आपने केमिकल बॉन्डिंग अगर अच्छे तरह से पढ़ रखी है तो पोलर सॉलिड्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है, नॉन पोलर सॉलिड में लंडन डिस्पर्शन फोर्स होते हैं, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है नॉन पोलर सॉलिड्स में। नॉन पोलर सॉलिड्स का एग्जांपल क्या है? तो नॉन पोलर सॉलिड का एग्जांपल है, आप लिख सकते हैं I2 लिखो, CO2 लिखो, फिर और क्या लिख सकते हो आप, क्या क्या लिख सकते हो, बोलो बोलो जल्दी बोलो, और क्या लिख सकते हो, H2 लिखो। हाँ, ये सारी एग्जाम्पल्स है आपके किसके? नॉन पोलर सॉलिड्स के। एक बार बता दूं क्या आपको कि क्या होता है लंडन डिस्पर्शन फोर्स एंड, हाँ बताओ बता देता हूँ। ठीक है, जैसे सुनो CO2 का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। जैसे CO2 है, C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा नहीं अभी, ये पेन ख़राब हो गया है, इसे नया बनाना पड़ेगा। तो C डबल बॉन्ड O है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, है ना, ये यहाँ से इस तरफ, ये यहाँ से इस तरफ कैंसिल हो जाएगा, ऐसा। अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? बोलो यार, होगा कि नहीं होगा? वही अगर एक और CO2 का अगर मैं मॉलिक्यूल लेकर के आ जाऊँ, CO2 का एक और मॉलिक्यूल लेकर के आ जाऊँ, छोटा है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई एक इंस्टेंट पे मान लो, कोई एक इंस्टेंट पे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो होते रहते हैं ना, यहाँ से वहाँ से यहाँ, कहीं पे भी फ्लो होते रहते हैं, वो क्या क्लाउड है। तो कोई एक इंस्टेंट मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे खींच, अपना इलेक्ट्रॉन्स वहाँ भाग जाएंगे इस तरफ, तो इस वाले पे यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल जनरेट हो गया है, क्रिएट हो गया है फोर्स, इसे हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स या तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स। अच्छा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इज दिस थिंग क्लियर? तो इसी के ऊपर आप मनचाहे एग्जाम्पल लिख लो, मनचाहे मतलब जो है वही लिखना। हाइड्रोजन बॉन्डेड में आइस लिखो, पोलर में आप SO2 लिखो, सॉलिड SO2, हाँ याद रखो, इट इज सॉलिड SO2। यहाँ पे आप H2 लिखो, I2 लिखो या CO2 लिखो। ओके, लिखो, कुछ तो लिखो, ऐसे ही मत जाओ। चलो बढ़े आगे। लेटिस, हेडिंग लगाइए। लेटिस आपने तो देख ही रखा होगा। लेटिस क्या होता है, तुरंत देख लीजिए, व्हाट इज अ लेटिस। लेटिस क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस इज कॉल्ड एज लेटिस। अगर मैं 3D स्पेस में अगर कुछ पॉइंट्स को मैं फिक्स पैटर्न में अरेंज करूँ और उन्हें ज्वाइन करूँ तो जो चीज़ फॉर्म होगी उसे हम कहते हैं लेटिस। जैसे मैंने हवाई 3D स्पेस में कुछ ऐसे पॉइंट्स को कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से मैंने पॉइंट्स को अरेंजमेंट कर दिया और मैंने इनको ज्वाइन किया तो मुझे एक पर्टिकुलर लेटिस मिला है। तो लेटिस क्या है? लेटिस कुछ नहीं है, पॉइंट्स का 3D स्पेस में एक रेगुलर अरेंजमेंट करना, उसे हम कहते हैं लेटिस। और जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम लेटिस पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, उन पॉइंट्स को हम लेटिस पॉइंट्स कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? ये एक हेक्सागोनल लेटिस है, ये एक हेक्सागोनल लेटिस है, दिखने में हेक्सागोनी है ना, इतना भी बुरा नहीं है तो हेक्सागोनी। सो हाँ,
दिस इज हेक्सागोनल लैटिस। तो लैटिस क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस इज कॉल्ड अ लैटिस। ओके, अभी कुछ और चीज़ें हैं कि हाँ, तो लैटिस के जो पॉइंट्स है, लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये क्यों हैं? तो इट इज़ देयर टू रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो कोई आयन हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? कोई आयन, कोई मॉलिक्यूल, या तो कोई एटम हो सकता है। तो लैटिस पॉइंट दे रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे कैन बी ईदर एटम, मॉलिक्यूल और आयन। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चलेगा, खामोशी अच्छी नहीं है, बोलिए। अगली हेडिंग लगा लीजिए, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द लैटिस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच ऑन रिपीटिंग गिव्स द एंटायर लैटिस और जनरेट्स द एंटायर लैटिस इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। जैसे कि ये एक लैटिस है, मान लो ये एक लैटिस कैसे दिखता था? कुछ इस तरह का एक अक्खा लैटिस था, ठीक है। थोड़ा मैं इसी से बनाऊँ, ये 1 2, छी 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 छी, कितना गंदा है, इतनी गंदी है मेरी ड्राइंग, है ना, आज पता चल रही। तो ठीक है, थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लेना कि ये क्या है, बहुत समय से मैंने ड्राइंग की नहीं है, तो मुझे इतना अच्छा अनुभव नहीं। तो एक लैटिस है, ठीक है, मान लो। यार कितना गंदा है ये, 1 मिनट, थोड़ा अच्छा बना देता हूँ ना मैं साइड में, थोड़ा सा ही अच्छा, ज़्यादा अच्छे की उम्मीद मत रखना, थोड़ा सा ही बनेगा, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बनेगा। और ये हाँ, मान लो एक लैटिस है, ठीक है, 3D है ना लैटिस, पॉइंट्स है, मान लो यहाँ पॉइंट्स मैंने लेके इस लैटिस को बना दिया, ठीक है। तो इस लैटिस का जो सबसे छोटा पोर्शन होगा, सबसे छोटा पोर्शन होगा, जिसे रिपीट करने पे ये पूरा लैटिस बनेगा, उस छोटे से पोर्शन को हम कहेंगे क्या? यूनिट सेल। जैसे ये पूरा एक लैटिस है, इसको हमने टुकड़े टुकड़े टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया, छोटा कर दिया, तो एक जो एक छोटा सा ये पोर्शन बना, ये आपका बन गया यूसी। यूसी का मतलब यूनिट सेल, न्यू इन्वेंटेड शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूसी। अपना यूनिट सेल इज यूसी। यस और नो? यस और नो क्या मैंने अभी बनाया, आप लिख के मत आ जाना, ठीक है। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है भाई? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ लैटिस ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच ऑन रिपीटिंग जनरेट्स द एंटायर लैटिस। या तो आप इसे ऐसा भी समझ सकते हो जनरल आम बोलचाल की भाषा में कि यूनिट सेल में बी रेफर्ड एज, और यूनिट सेल को आप ऐसा भी समझ सकते हो, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑफ लैटिस। लैटिस की सबसे छोटी से छोटी, जितनी छोटी पिक्चर आप बना सकते हो वो बनाओ, और वो जो बनेगी वो होगा यूनिट सेल। यूनिट सेल, लैटिस सेम दिखते हैं, बस यूनिट सेल एकदम छोटा पार्ट होता है जिसे आप बार 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 रिपीट करोगे तब आपका पूरा लैटिस बनेगा। है क्या आपको बात समझ में आ गई? यस और नो, यस और नो, बोलो 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 बोलो। छोटा सा सिंपल सा मस्त पैकी सा एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ तो कोई एक क्लास है, क्लास में मान लो मेरे को एक अरेंजमेंट, ठीक है, क्लास है, मान लो ना कोई एक क्लास है, क्या चाहता है मानने में? तो मान लो मैंने क्लास में कुछ ऐसे अरेंजमेंट बिठाई है, पहले बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल, पूरे क्लास में कुछ इसी तरह की अरेंजमेंट है, ये पूरा लैटिस है। तो इसका छोटा पोर्शन क्या होगा? सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? क्या एक गर्ल हो गया एक बॉय होगा? नहीं, दोनों साथ में होगी, एक बॉय एक गर्ल। इसी को पूरे इसमें रिपीट किया है ना मैंने, यस और नो? एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, इसी को, इन दोनों को ही तो पूरे इसमें रिपीट किया है, तो वो बॉय गर्ल का एक जो पेयर है, इट इज़ गोइंग टू बी माई यूनिट सेल। क्या आपको बात अभी समझ में आई? आ गई ना? बहुत अच्छी बात है। तो ये जो यूनिट सेल है आपका, इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल करके हेडिंग लगाइए, हाँ है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एजेस और इंटरफेशियल एंगल्स। एजेस और इंटरफेशियल एंगल्स, देखिए जेड में ए मानते हैं हम, एज जेड वाली जेड एक्सिस की तरफ जो एज होती है वो ए होती है, एक्स एक्सिस की तरफ जो एज होती है बी होती है, वाई एक्सिस की तरफ जो एज होती है वो सी होती है, ठीक है। ए और बी के बीच में जो एंगल होता है वो गामा होता है, ए और सी के बीच में जो एंगल होता है बीटा होता है, सी बी के बीच का जो एंगल होता है अल्फा होता है। बस इतना याद रखो, बात खत्म, इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी एक यूनिट सेल के अंदर 3 एजेस होते हैं, ए बी सी, 3 इंटरफेशियल एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा, ए बी के बीच में गामा, सी बी के बीच में अल्फा और ए सी के बीच में बीटा। खत्म, बस इतना ही है। समझ आए बात? यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने पे बनता है लैटिस, इतना याद रख लो, बात खत्म। व्हाट इज यूनिट सेल?
It is the smallest portion, smallest part, smallest unit of a crystal lattice which on repeating in 3D space or which on repeating generates the entire crystal, entire lattice, entire crystal, कुछ भी बोलो। या तो सिंपल बोलचाल की भाषा में आपको फटाक से याद रखना है तो बोलो यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने से बनता है आपका लैटिस। खत्म, इतना ही है और कुछ नहीं है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एजेस और इंटरफेशियल एंगल्स। 3 एजेस होते हैं, ए बी सी, जेड के अलॉन्ग ए, एक्स के अलॉन्ग बी, वाई के अलॉन्ग सी। ए बी के बीच का एंगल गामा, सी बी के बीच का एंगल अल्फा और ए सी के बीच का एंगल इज बीटा। आर दिस थिंग्स क्लियर टू यू? चलिए फटाक से आखिरी टॉपिक निपटा के हम और तुम दोनों लेते हैं विदाई। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। आजा। हाँ, तो 4 टाइप के यूनिट सेल होते हैं आपके। सबसे पहला प्रिमिटिव, या तो उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह लो। दूसरा बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता है। तीसरा फेस सेंटर यूनिट सेल होता है। चौथा एंड सेंटर यूनिट सेल होता है। लिख लीजिए गुरुजी, लिख लीजिए, काम में आएगा। लिखिए, थोड़ी सी मेहनत करिए तो। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं, 4 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, चलिए तुरंत देखते हैं। पहला होता है आपका, अरे यार आजा, प्रिमिटिव या तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अंग्रेजी में जो लिखा है उसे पढ़िए, फिर मैं हिंदी में बताता हूँ। तो ऐसा यूनिट सेल पढ़ लिया आपने अंग्रेजी में, तो मैं हिंदी में बताऊँ, ठीक है। ऐसा यूनिट सेल जिसके एजेस पे, जिसके एजेस पे ही एटम्स हों, उसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। क्या बात समझ में आई? अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, देन सच यूनिट सेल इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। जब यूनिट सेल के कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, तब ऐसे यूनिट सेल को हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बस फिलहाल आपको इतना याद रखना है। बाद में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स वगैरह मुझे खैर बताना था, लेकिन मैं इस लेक्चर में नहीं बता पाऊंगा। अगले लेक्चर हम उसी के लिए रखेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आज का लेक्चर मैं छोटा रख रहा हूँ, ओके, ठीक है। सो प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन में, जैसे मैंने आपको बताया, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो यूनिट सेल के, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, तब ऐसे यूनिट सेल को हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा यूनिट सेल आपका आता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो हो ही, साथ में बॉडी के सेंटर पे भी हो, ऐसे यूनिट सेल को हम कहते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अंग्रेजी में पढ़ के बता रहा हूँ। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, देन सच अ यूनिट सेल इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर यूनिट सेल। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे तो हो ही, साथ ही में उस यूनिट सेल के सेंटर पे भी हो, सेंटर पे तो एक ही होगा, बॉडी के सेंटर पे तो एक ही होगा, तो जब कॉर्नर पे हो साथ ही में सेंटर में भी हो, तो ऐसे यूनिट सेल को हम कहेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तीसरा फेस सेंटर यूनिट सेल। इसका मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे तो हो ही, साथ ही में अब कहाँ पे भी होने चाहिए, फेस पे। 6 फेसेस होते हैं ना, ऊपर नीचे, सामने पीछे, दाएं बाएं। अगर आप बीच में खड़े हो, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ठीक है। 6 फेसेस होते हैं, तो 6 जगह पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और आ जाएंगे। तो वापिस सुनिए, जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो हो ही, 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, 8 कॉर्नर्स पे के आएगा, ठीक है, और 6 फेसेस तो और आएंगे। सो जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स पे हो और फेसेस पर हो, तब उस यूनिट सेल को हम कहेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल। आखिरी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे हो और ऑपोजिट फेस पे हो, किसके, यूनिट सेल के, तो ऐसे यूनिट सेल को हम कहेंगे एंड फेस सेंटर। ये गलत हो गया, या लिखा पढ़ी में कॉपी पेस्टिंग के चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया। एंड यार कितना गंदा है, 1 मिनट। एंड सेंटर्ड,
बॉडी की जगह END लिखो, सेंटर्ड यूनिट सेल, ख़त्म। आज की क्लास में बताना तो था और भी, लेकिन ठीक है, ये तक सीमित रखते हैं। जितना पढ़ा है उतना रिवीजन करिए, ठीक है। फिर भी जाते जाते एक एक चीज़ मैं आपको बताते जाता हूँ, एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताते जाऊँ कि और ये कैसे है मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जिनको लगा यार इतना ही कराया और कुछ नहीं कराया, तो प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक में जो आपका Z होता है, फिर कैसा कलर ले लिया यार मैंने, हाँ, जो Z होता है, Z क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल में Z की वैल्यू 1 होती है, पूरे यूनिट सेल में टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं। बात करें बॉडी सेंटर यूनिट सेल की, तो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यानी Z की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी, कितनी मिलेगी, एक तो एक और ये दो मिलेगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये पेन फिर चलना बंद हो गया है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, किसमें, बॉडी सेंटर में। कैसे आया मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो अभी इसे देख के कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बस ये उन लोगों के लिए हो रहा है जिनको लग रहा है कि यार कुछ नहीं पढ़ा है, कम है ये बहुत। वैसे ये पढ़ा के भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे Z की वैल्यू किसमें, फेस सेंटर में Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फेस सेंटर में Z की वैल्यू हो जाएगी 4। एंड सेंटर में Z की वैल्यू, 1 मिनट भैया, ये मुझे आपको नहीं दिखाना था, दिख गया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यार आजा यार, एंड सेंटर में आपकी Z की वैल्यू, Z इज़ नथिंग बट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, फिर बता रहा हूँ क्या हो जाएगी वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। बस ख़त्म, इतना ही है आज के लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाइए, सिर्फ देखिए मत, ठीक है, क्योंकि देखने से तो नहीं होगा ना यार, ठीक है। अगर आप साथ में लिख नहीं रहे हैं तो दिक्कत है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।